discussing about merits and demerits of a partnership form of business organization, and the second point is types of partners. And with this discussion, the particular topic of partnership will be finished. A small part of it, that is types of partnership, will be left, and that we will be discussing in next video. Okay, and after that we will be discussing about cooperative society and joint stock company. चलो आज देखते हैं दैट माइट्स एंड डिमाइट्स ऑफ ए पार्टनरशिप क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं. मतलब कि जो दो लोग बिजनेस मिल मतलब कि जो दो लोग या फिर तीन लोग जो चार लोग मिल के आपस में बिजनेस चलाते हैं और पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, वो कितने कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं, किस किस टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माइट्स एंड डिमेरिट्स. सबसे पहला पॉइंट है आपका रिगार्डिंग मैरिट्स. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन आई हैव मेंशन सम मैरिट्स. सबसे पहले है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, ये एक फीचर भी है आपका पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्रिएट करना बहुत ईजी रहता है और ईज़िली वो क्रिएट हो जाती है. ठीक है, और उसको बंद करना ही बहुत इजी रहता है क्योंकि हमको कोई पब्लिकली क्लोजर नहीं देना पड़ता है अपने अकाउंट का. तो जो भी अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर वो रिटायर हो गया या फिर वो ल्यूनियंट हो गया, ल्यूनियंट मतलब कि जो पागल हो गया, मान लो इनसेन हो गया और हम उसको बिजनेस में नहीं रख सकते, तो अगर एक भी पार्टनर बिजनेस से हटता है तो हमें वो बिजनेस क्लोज करना पड़ता है, अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करनी पड़ती हैं. और फिर अगर दो पार्टनर बचे हुए चाहते हैं कि बिजनेस चलाएँ तो उनको न्यू एग्रीमेंट करना पड़ता है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो पुराना एग्रीमेंट होगा उसको कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बना लेंगे और सारी बुक्स अकाउंटिंग बुक्स क्लोज कर देंगे और जो पार्टनर निकल रहा होगा उस पार्टनर के जितने ही पैसे होंगे या तो उसके घर वालों को दे देंगे या तो उसको दे देंगे. ठीक है, अगर वो जिंदा है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज ईजी. सेकेंड पॉइंट हमारा है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में एक दो तीन चार लोग मिल के पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस चलाते हैं, तो किसी एक पर्सन को कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है बल्कि तीन चार लोग मिल के कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं. तो अगर तीन चार लोग अपना पैसा लगाएंगे, एक से ज़्यादा तीन चार लोगों का पैसा होगा, इसलिए लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं. बेटर मैनेजमेंट, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा ओपिनियन, उतनी अलग अलग थिंकिंग, उतनी ज़्यादा अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़, जो जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ होगा वो उस फील्ड की ओपिनियन अच्छी देगा, तो बेटर मैनेजमेंट होगा. बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली वही कि अलग अलग फील्ड की नॉलेज हर इंसान को होगी. ठीक है, तो अपने अपने ओपिनियन रखेंगे तो जो भी डिसीजन आएगा सबसे बात करके आएगा, भला ही लेट आए लेकिन अच्छा डिसीजन आएगा. शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर सोल प्रॉपर्टरशिप को देखो तो एक इंसान रिस्क शेयर करता है, पार्टनरशिप को देखो सब लोग मिल के शेयर करते हैं, तो जितने पार्टनर होंगे उतना रिस्क शेयर हो जाएगा. तो अगर 10 लाख का रिस्क हुआ, 10 पार्टनर हैं तो हर एक को कितना कितना रिस्क झेलना पड़ा, 1-1 लाख का. वहीं अगर 10 लाख का रिस्क हुआ और सोल प्रॉपर्टरशिप है तो एक ही इंसान बिजनेस चला रहा है तो पूरा 10 लाख एक इंसान को झेलना पड़ेगा. तो यहाँ पर पार्टनरशिप की मेरिट ये हो जाती है, जितने लोग होते हैं वो सब मिल के रिस्क को झेलते हैं, तो रिस्क जो है पर पर्सन कम हो जाता है. सीक्रेसी, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन होती हैं उसमें पार्टनर्स को फिर फर्म को वो अकाउंटिंग बुक्स पब्लिक को रिवील नहीं करनी होती है, तो वो अपनी जो है फाइनेंशियल सीक्रेसी मेंटेन रख सकते हैं कि उनकी जो कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, क्या पोजीशन है, वो उसको फुल्ली उनको नहीं दिखाना होता है. ठीक है, तो उस तरीके से इनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है. उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हम लोग कभी भी कितना ही पैसा इंट्रोड्यूस करके कोई भी फॉर्म ऑफ चेंज में इसको चेंज कर सकते हैं हमारे बिजनेस को. ठीक है, तो दीज वर ऑल 7 points related to merits of a partnership. First one was ease of formation and closure. Second one was large financial resources. Third one was better management. Fourth one was better decision making. Fifth one was sharing of risk. Sixth one was secrecy, and the last one was flexibility. Now we will be discussing about the merits of a partnership. As you can see in the screen, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points of demerits of a partnership. First point is less capital as compared to company. अब अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप पे ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो ज़्यादा पैसा होता है ऑब्वियसली. लेकिन अगर आप एक कंपनी से पार्टनरशिप को कंपेयर करो तो कंपनी बेटा मार्केट में शेयर इंट्रोड्यूस करके पब्लिक से पैसा लेती है, तो ऑब्वियसली कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा कैपिटल होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, उसको जितने पार्टनर होते हैं वही लोग अपना कैपिटल लगाते हैं केवल. लेकिन कंपनी के पास क्या होता है, कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करके कंपनी पैसा लेती है, कैपिटल लेती है पब्लिक से, तो उसकी कैपिटल ऑब्वियसली
ऑब्वियसली पार्टनरशिप से ज़्यादा होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने अभी आपको फीचर में ये बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है और वो जो है किसी भी क्रेडिटर या फिर किसी को भी पैसा जो उसको बकाया है वो नहीं चुका पा रही है, तो ये पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स तक को बेचकर पैसा उस क्रेडिटर को, उस पर्सन को दें जिसका वो उधार लिए हुए हैं, या फिर जो भी उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। ये पर्सनल एसेट से भी पार्टनरशिप को पूरा करना, पार्टनर्स को पूरा करना पड़ता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, इसीलिए उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। भले ही बाद में जब बिजनेस में प्रॉफिट हो तो वो पैसा ले लें बिजनेस से कि हाँ हमने इतना पैसा बिजनेस को उस टाइम दिया था, लेकिन उस टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेच के किसी भी तरीके से वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स उस जो बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुई है उसको फुलफिल करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। कई बार भी अगर 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि ओपिनियन अलग अलग होते हैं, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, सबके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता ही है कि लोगों में लड़ाई हो जाती है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्योंकि लोग अलग अलग हैं, कई सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, भले ही वो 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, भले ही वो 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, भले ही वो 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर अलग अलग लोग हैं तो ऑब्वियसली सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी, तो एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई होनी है। बाद में भले वो लोग रिजॉल्व करें, लेकिन छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो रही रहती है। इसके बाद आता है स्लो डिसीजन मेकिंग। एज आई टोल्ड यू, कई सारे लोग होते हैं, सबका ओपिनियन सुनने के बाद डिसीजन लिया जाता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद आता है अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म। अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था फीचर में कि कंटिन्यूटी नहीं होती है। किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई, कोई भी पार्टनर अगर इंसेन हो गया, इंसेन मतलब पागल हो गया, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, तो अगर हमको बिजनेस कंटिन्यू करना है और वो पार्टनर के संग डेथ, रिटायरमेंट या फिर इंसेनिटी कोई भी ऐसी कंडीशन हुई, तो हमें उस पार्टनर को निकाल के फिर से बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अगर वो जो बचे हुए पार्टनर है वो चाहते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो पहले तो हमें बिजनेस की सारी बुक्स को क्लोज करना होगा, अकाउंटिंग बुक्स को। फिर उस पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो गई या फिर जो पार्टनर इंसेन हो रहा है, अगर डेथ हो रहा है तो डेथ के केस में उस पार्टनर के मरने के बाद जितना भी पैसा होगा उसके हायर्स को जाएगा, उसके जो लीगल बच्चे हायर्स होंगे उसको जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो लीगल उसके फैमिली वाले होंगे उनको पैसे देना होगा। अगर वो जिंदा है, रिटायर हो रहा है या फिर इंसेन हो रहा है, इन दोनों केस में वो जिंदा होगा तो उसको ही पैसा हमें देना होगा। और जब वो बिजनेस चला जाएगा तो हमें न्यू एग्रीमेंट करना होगा बचे हुए पार्टनर के साथ और फिर बिजनेस को कंटिन्यू करना होगा। इसलिए अनसर्टेन होती है फर्म की लाइफ। ठीक है। इसके बाद आता है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन होती है। बताया था मैरिट्स और पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं पार्टनर्स, कि वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपनी जो है बुक्स का, अकाउंटिंग बुक्स को रिवील करें पब्लिक को। तो पब्लिक को उनकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट और वो सब वो लोग देख नहीं पाते हैं, ना बैलेंस शीट देख पाते हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस देख पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते पार्टनरशिप अकाउंट का। तो जब वो लोग पार्टनरशिप में कोई भी अकाउंट ही नहीं देख पाएंगे, बैलेंस शीट ही नहीं देख पाएंगे, तो वो लोग कैसे जानेंगे कि किस पार्टनरशिप बेस्ड फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? जान तो पाएंगे नहीं। वो लोग वही देख पाएंगे जो बिजनेसमैन पोर्ट्रे कर रहा होगा, जो पार्टनर्स पोर्ट्रे कर रहे होंगे। इसलिए पब्लिक को कॉन्फिडेंस कम हो पाता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन थी लेस कैपिटल as compared to company. Second one was unlimited liability. Third one was conflict between partner. Fourth one was slow decision making. Fifth one was non-transferability of interest. Sixth one was uncertain life of the firm. And the seventh one was less public confidence. Now we will read all together about a new topic, that is types of partner. ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन में सबसे पहला टाइप ऑफ पार्टनर क्या है? एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। एक्टिव पार्टनर मतलब कि जो पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करे, मैनेजमेंट में भी पार्ट ले फर्म की, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करे और अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी वो फॉलो करे। ठीक है, तो ये पार्टनर्स, ऐसा कोई अगर पार्टनर है तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस में। दीज पार्टनर टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। ये वही पार्टनर होते हैं जो अगर अदर पार्टनर, अब सब पार्टनर के टाइप अलग अलग होंगे, कोई पार्टनर ऐसा है, कोई पार्टनर वैसा है, तो हम ये जानेंगे अब कि कौन कौन टाइप के पार्टनर होते हैं। तो जितने भी एक्टिव पार्टनर्स होते हैं ना पार्टनरशिप फर्म के, वो बेसिकली
वही बेसिकली फर्म के लिए काम करते हैं और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रोविज़न को भी फॉलो करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव पार्टनर। अब देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ पार्टनर क्या है। टाइप ऑफ पार्टनर में फर्स्ट हमारा है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। Partners who do not take part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partners. A sleeping partner, however, contributes capital to the firm, shares its profit and losses, and has unlimited liability. मतलब कि एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट ना ले, मतलब कि वो ये ना देखे कि फर्म में क्या हो रहा है, फर्म की बुक्स मेंटेन कैसे हो रही है, फर्म में प्रोडक्शन हो रहा है, पर्टिकुलर किन्हीं डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ही पार्ट ना ले, ठीक है, लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर ले और अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रोविज़न को भी मान ले, लेकिन काम ना करे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, क्योंकि वो ना तो डे टू डे एक्टिविटीज़ करता है बिजनेस की, ना ही कंपनी के जो प्रोडक्शन और अलग अलग फॉर्म पार्ट्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कोई ध्यान देता है। वो केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रोविज़न को फॉलो करता है, कोई भी काम नहीं करता है वो, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर है हमारा सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब कि वो पार्टनरशिप फंड का पार्टनर है, ये जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं, पब्लिक को पता होता है कि हाँ इस पार्टनरशिप फर्म में, मान लो मेरी पार्टनरशिप का नाम है कॉस्की पार्टनरशिप लिमिटेड, कॉस्की पार्टनरशिप लिमिटेड मेरा कंपनी का नाम है, उसमें मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स पार्टनर हैं, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स पार्टनर्स होंगे उस पार्टनरशिप फर्म में, सबको पता होगा कि हाँ ये पार्टनर्स हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना रहे हैं जिसको हम रिवील ही ना करें पब्लिक को कि ये हमारा पार्टनर है, तो वो क्या कहलाएगा? सीक्रेट पार्टनर। ऑल्दो वो हमारा पार्टनर है, वो कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करेगा, वो सारे काम करेगा, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होगा कि ये भी हमारा पार्टनर है, ठीक है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एक्सपेक्ट ही इज़ लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। वो सारे पार्टनर्स के तरीके होता है। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल लाएगा, मैनेजमेंट में काम करेगा, मतलब कि डे टू डे एक्टिविटीज़ भी करेगा, सारे काम करवाएगा, फर्म में जितने भी काम होते हैं, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी फॉलो करेगा। अगर किसी को पैसा देना होगा तो वो दूसरे पार्टनर को देगा, दूसरा पार्टनर उसको दे देगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी में यही तो होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो अगर फर्म नहीं दे पाएगी, सभी पार्टनर्स को मिल के अपनी पर्सनल एसेट्स में से पैसा देना पड़ेगा, तो वो इस चीज़ को भी फॉलो करेगा। लेकिन वो अपने आप को कभी भी पब्लिक के सामने रिवील नहीं करेगा, इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और ना ही अदर पार्टनर इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ ये पार्टनर भी हमारा पार्टनर है। मान लो XYZ तीनों ने मिल के जो है एक फर्म खोली, X सबको पता है कंपनी का पार्टनर है और Y सबको पता है कंपनी का पार्टनर है, लेकिन अगर Z के बारे में पब्लिक को नहीं पता है कि वो कंपनी का पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो कंपनी में कैपिटल ला रहा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी को फॉलो कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है और मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, सारे काम भी कर रहा है, लेकिन बस पब्लिक को नहीं पता है कि Z जो है कंपनी का पार्टनर है, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सीक्रेट पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर कब होगा? जब जड़ पता तो होगा सबको, सारी पब्लिक को कि हाँ वो पार्टनर है और सारी चीज़ें वो करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा, बस कैपिटल ले आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी करेगा, बस काम नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। और अगर काम भी करेगा, पैसा भी लाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉलो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होगा कि ये पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म का, तो वो क्या हो जाएगा? सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़े, एक्टिव, स्लीपिंग और डॉर्मेंट एंड सीक्रेट पार्टनर। अब पढ़ते हैं फोर्थ वन क्या होता है। फोर्थ वन हमारा है नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। She does not take part in managing the firm, does not share profit or losses, but is liable like other partner to the third parties for the repayment of the firm debts. ये पार्टनर क्या होता है? अपना नाम फर्म को यूज़ करने देता है कि हाँ हम तुम्हारे पार्टनर हैं, लेकिन ना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल मतलब पैसा बिजनेस को नहीं देता है, ठीक है, और ना ही डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, ना ही कोई बिजनेस में काम करता है, और ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। लेकिन क्योंकि बाहर की पार्टी जो है उनको ये पता है कि ये हमारा पार्टनर है, तो हमें उसके फर्म को जो है, फर्म की तरफ अगर कोई फर्म में ऐसी लायबिलिटी आ रही है जो फर्म के पास इतना पैसा नहीं है पे करने का, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगी कि वो अपने पर्सनल एसेट से उस फर्म के क्रेडिटर को पैसा दे,
ठीक है। जैसे कि मान लो XYZ 3 तरीके के पार्टनर्स हैं, उसमें से जो X है वो नॉमिनल पार्टनर है, मतलब X होगा, सबको पता होगा कि X इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन ना ही X कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही X जो है डे टू डे मैनेजमेंट में काम करेगा, ना ही मैनेजमेंट में फैसले में कोई हेल्प करेगा, ना ही किसी कोई काम नहीं करेगा पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेगा, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले प्रोविज़न को फॉलो करेगा। अगर कभी कोई ऐसी डेट फर्म के पास आ गई जिसका रीपेमेंट फर्म नहीं कर पा रही, फर्म के पास इतना पैसा नहीं है, तो एक्स की भी जिम्मेदारी होगी कि वो भी कुछ पार्ट अपने पैसों में से फर्म को दे, ताकि फर्म अपने उस डेट को पे कर सके, क्योंकि उस पार्टी को जो थर्ड पार्टी होगी, क्रेडिटर होगा बाहरी, पब्लिक क्रेडिटर होगा। बेसिकली अगर हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, बाहर से कुछ सामान ले रहे हैं उधार पे, तो बाहरी इंसान को तो ये पता है ना कि एक्स इस फर्म का पार्टनर है, बाहरी इंसान को तो ये पता है, भले ही एक्स कैपिटल ना ला रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ना कर रहा हो, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है एज ए पार्टनर टू द पब्लिक, तो ही इज लायबिलिटी टू ऑल द थर्ड पार्टीज और द पब्लिक फॉर ऑल द रिपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट, ठीक है। तो ये था हमारा नॉमिनल पार्टनर। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A partner by holding out is a person who, though is not a partner in a firm, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm. Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debt which have been extended to the firm on the basis of such representation. In case he is not really a partner and wants to save himself from such a liability, he should immediately issue a denial clarifying his position that he is not a partner in the firm. If he does not do so, he will be responsible to the third party for any such debt. अब अगर मान लो आप किसी दुकान पे सामान खरीदने आओ, ठीक है, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे वॉशिंग मशीन मान लो खरीदने गए, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको खड़ी मिली, ठीक है, वो मेरी फ्रेंड की शॉप थी, मेरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड की शॉप थी, और ना ही मैं उसमें पार्टनरशिप में थी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैंने ये प्रेजेंट किया, मैंने कहा आइए और बेटा क्या ख़रीदना है, तुमने कहा मैम मुझे वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, तो मैंने कहा हाँ हाँ ये शॉप तो बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन देती है, मेरी ही शॉप है, और तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी अगर बाद में वॉशिंग मशीन ले जाने के बाद भी, तो हम तुम्हें घर पर आके सर्विसेज देंगे। अब तुम क्या प्रिटेंड करोगी कि हाँ ये तो मैम की शॉप है, तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ ये तो मैम की शॉप है और हमको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, मैम हमको सारी सर्विसेज यूज़ करवा देंगी, हमें कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आने वाली, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा ना, क्योंकि हम देखो प्रेजेंट क्या कर रहे हैं अपने आप को, हम तो एज ए पार्टनर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं, हाँ ये बहुत अच्छी शॉप है, ये मेरी शॉप है, मेरी शॉप मानो, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम्हें अगर आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैम इस शॉप की पार्टनर है, ठीक है। अब मान लो बाद में तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कि वॉशिंग मशीन तुम्हारी ख़राब हो गई है, तुमने कॉल किया दुकानदार को कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ज़रा आप देखिए, या फिर हमें जो है इसमें इतना डिस्काउंट चाहिए। अब हमने तुमको इतना कहा और हमने कहा हाँ ख़रीद लो, और हम निकल गए बाहर दुकान से, फिर तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी और तुमने कहा हाँ हाँ हमें इतने का डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर कुछ 10% डिस्काउंट दे दीजिए, दुकानदार ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ डिस्काउंट तो मिलता ही नहीं, फिक्स प्राइस है। तुमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैम ने तो कहा था डिस्काउंट मिलेगा। अब हम लायबल हैं इस चीज़ के लिए कि हम तुम्हें डिस्काउंट दिलाएं, और अगर दुकानदार डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उतने डिस्काउंट का पैसा हम तुम्हें दें। क्यों? क्योंकि हमने रिप्रेजेंट किया कि हम उस दुकान में मालिक हैं, भले ही हम मालिक नहीं थे, भले ही हम पार्टनर नहीं थे, ठीक है। तो यही होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि वो पार्टनर ओरिजिनली होता नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एज अ पार्टनर है। तो अगर उसने टाइम पे ये नहीं बताया उस थर्ड पार्टी को कि वो इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं है, तो सारी लायबिलिटी उसकी होगी कि उसे उस पार्टनर को उस पर्सन को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको भी अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, भले ही उस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर ना हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करी हो, मैनेजमेंट में पार्ट ना लेता हो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ना करता हो, लेकिन क्योंकि उसकी गलती ये थी कि उसने अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट किया, उसने रिप्रेजेंट किया फॉल्सली कि हाँ हम भी इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट हैं, भले ही वो पार्ट नहीं था, भले ही उसने अनजाने में किया हो और ऐसी फेक रहा हो कि वो हाँ हम भी हैं ये वो, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसको अब थर्ड पार्टी को तरफ वो लायबिल होगा। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक जगह होलसेल शॉप में गए और तुम्हें खूब सारे पाइप्स की ज़रूरत थी, जो घर में पाइप्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे तुम्हारा दोस्त भी तुमको खड़ा हुआ मिला, या फिर मान लो कोई ऐसा एक थर्ड पर्सन खड़ा हुआ मिला जो काफ़ी सीधा साधा सा दिख रहा था, उसने खूब फेंकना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो हमारी शॉप के तरीके ही है, आपको कोई भाई दिक्कत हो भाई साहब हमसे बताइएगा, आप बस सामान खरीदिए, अरे बहुत अच्छा सामान है। और जो ओरिजिनल वहाँ का ओनर था वो चुपचाप खड़ा रहा, वो देखता रहा, उसने कहा हाँ हाँ आप खरीद लीजिए, सही कह रहे हैं, और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। तुम्हें क्या लगेगा कि वो तो उस चीज़ का, वो उसकी भी दुकान है, भले दुकान किसकी थी, जो चुपचाप खड़ा हुआ था, जो उसका साथ में साथ बोल रहा था। अब क्या होगा, अब अगर मान लो पाइप्स में कुछ दिक्कत आई तो तुम जो पर्सन बोल रहा था कि हाँ हाँ भाई साहब ले लीजिए बहुत अच्छी बात है, उस पर केस दर्ज कर सकते हो, उसको लाइबल बना सकते हो। अगर उसने टाइम पे ये नहीं बोला कि हम इस फर्म के पार्टनर नहीं हैं, ये हमारी दुकान नहीं है, हम इस दुकान के पार्टनर नहीं है, हम बस आपको बता रहे हैं और ओनर तो ये है, हम तो ओनर है ही नहीं, अगर उसने टाइम पे ये नहीं बोला तो आप उसको लाइबल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने फॉल्सली एज अ पार्टनर अपने आप को उस दुकान का रिप्रेजेंट किया जो कि वो नहीं था। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एंड द 7th पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज पार्टनरशिप बाय स्टॉक। When through words or conduct a person who is not a partner is represented to a third party as being a partner with the approval, knowledge and consent of the partners, a partnership by estoppel is created. The person who is not truly a partner will nonetheless, देखो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में हमने कहा था कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ हाँ ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं पता है कि हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या होता है, स्टोपल में जो अपने आप को फॉल्सली एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो रियल पार्टनर होता है उसको प्रेजेंट पता होता है कि ये पार्टनर नहीं है, लेकिन ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर। तो इसीलिए जब वो ऐसा करेगा तो वो भी थर्ड पार्टी को लायबल होगा। स्टॉपल और जो तुम्हारा पार्टनर बाय होल्डिंग आएगा एक ही जैसा है। इसमें दोनों में क्या होता है, जो तीसरा पर्सन होता है जो कि पार्टनर नहीं होता है फर्म का, वो अपने आप को थर्ड पार्टी को, मतलब कि पब्लिक को या फिर किसी भी क्रेडिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हम पार्टनर हैं। लेकिन होल्डिंग आउट स्टॉपल में एक ही डिफरेंस है कि होल्डिंग आउट में जो अदर पार्टनर होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि ये पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को, भला ही वो पार्टनर ना हो, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती। किनको? जो रियल पार्टनर होते हैं। स्टॉपल में क्या होता है, जो रियल पार्टनर होते हैं उनको पता होता है कि हाँ ये पार्टनर नहीं है, लेकिन ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर क्रेडिटर्स को या फिर किसी भी जो पार्टी दुकान में आ रही सामान खरीदने। लेकिन वो उसको ऐसा क्यों करने देते हैं जो रियल पार्टनर होते हैं, फेक पार्टनर को, जो कि पार्टनर नहीं होता है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना कि हाँ हम पार्टनर हैं, क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसके कहने पर लोग सामान खरीदेंगे, हमारा सामान तो बिक रहा है ना, हम खुश हो गए, हाँ हाँ हमारा सामान बिक रहा है। लेकिन उसने ऐसा फेक रिप्रेजेंटेशन क्यों किया? अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी लायबल होगा। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। दोनों होते सेम है, बट डिफरेंस ये होता है कि एक केस में रियल पार्टनर्स को पता होता है कि हाँ ये अपने आप को फेक पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरों को, वो होता है स्टॉपल का केस। होल्डिंग आउट में क्या होता है, रियल पार्टनर्स को नहीं पता होता है कि ये जो है अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। आज मैंने पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, टिल देन आप लोग ये वीडियो देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी एज पर योर विश।